नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। लंबे वक्त के उतार चढ़ाव के बाद राज्य आंदोलनकारियों को सीधी भर्ती के पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया था। 10 सितंबर को ये विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया था, जिसका कार्यकाल 15 दिन का रखा गया था। प्रवर समिति का कार्यकाल 25 सितंबर को पूरा हो रहा है, लेकिन इसी बीच प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की। बयान जारी करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी तक प्रवर समिति की महज एक बैठक हुई है और प्रवर समिति के अंतिम निर्णय लिए जाने को लेकर और बैठकें होनी हैं ताकि इसमें सही निर्णय लिया जा सके। इसलिए विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी भूषण से प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने की सिफारिश की गई है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक उसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए, ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया, जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और उस तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को प्रेषित करेंगे। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती, राज्य आंदोलनकारी, जुड़ चुके हैं। शिषपाल बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप कुकरेती जी, आपका मैं वक्तव्य लेना चाहूँगी। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल एक बयान देते हैं, उसमें कहते हैं कि 15 दिन का जो समय दिया गया था, जो प्रवर समिति का था, वो खत्म होने वाला था, लेकिन उन्हें और समय चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस बात को लेके वाकई में मुझे सोचना पड़ रहा है कि जो ऑलरेडी जो चीज़ कार्मिक विभाग और न्याय विभाग के सक्षम आके जो कागज़ तैयार हो चुका है और उसमें जो जितना मैंने उस मंतव्य को ढंग से पढ़ के समझने की कोशिश करी वो लगभग ठीक था। उसमें खाली 2-3 चीज़ें प्लस माइनस होनी थी और उसमें मोटी सी बात है वो लगभग वैसे लिख दी गई थी कि सभी राज्य आंदोलनकारियों को जो हमारी भी मंशा थी वो हमने लिख के दिया हुआ भी है, मिल के बता भी दिया है। लेकिन इन 15 दिनों में अब ये कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप ये देखिए कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे को जो विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि कायदे में जो विधायकों को वो जो परिपत्र वहां दिए जाने थे जिसका अध्ययन सभी विधायकों ने करना था, वो थोड़ा देरी से पहुंचे। उसके बाद उसी समस्या का निदान वहीं जवाब दिया जा सकता था, लेकिन वहां पे मौके पे अधिकारी मौजूद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये हीला हवाली है कि इससे जो विधानसभा की जो गरिमा है या विधानसभा के प्रति आपकी कितनी संवेदनशीलता है, इसके लिए जो है मैं चाहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा कि अपनी कैबिनेट को उनको इस तरह से तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक जवाब के लिए वहां पे, अब तक हम अखबारों में पढ़ते थे, अब हम ये प्रत्यक्ष रूप से हम अपने व्यक्तिगत मामले में हम भी देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि जब सारी चीजें तैयार कर दी गई थी, आखिर क्या कारण है कि अब 15 दिन और मांगा जा रहा है। उसमें तो खाली लाइनें प्लस माइनस होनी है, उसमें एक आध चीजें परित्यागिता वगैरह ये जब जोड़नी है, और एक वर्बल बैठक उनके साथ हो चुकी है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस वजह से हुआ जा रहा है, और उसमें 1 या 2 दिन तो बढ़ाए जाए, घटाए जा सकते हैं। जो वास्तविक स्थिति है उसको सामने रखना चाहिए। और मैं ये समझ के चल रहा था कि इस पितृपक्ष में यहां से निकल के महामहिम के पास जाएगी और इस पितृपक्ष से निकल के नवरात्र के दिनों में हमारे हाथ में, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हाथ में 10% पुनर्बहाली का ये जो एक्ट है ये हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल। शिषपाल बिष्ट जी, आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल जो अध्यक्ष भी हैं समिति के, वो ये कहते हैं हमें और समय चाहिए इस पर विचार करने का और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए।
देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन और त्याग और बलिदान की बदौलत जो है उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, इससे कोई नकार भी नहीं सकता। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यही बहुत जो है शर्मनाक बात है। और सरकार की गंभीरता आप देखिए, 2 साल में लगातार सरकार बार बार कह रही है कि हम जो है क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं। कई कैबिनेट बैठकों में जो है आप इस प्रस्ताव को लेके आएंगे। चुनाव पूर्व आपका ये मुख्य मुद्दा था, और अब जब विधानसभा में ये मामला आ गया है, अब उसके बाद आप प्रवर समिति को क्यों भेज रहे हैं? प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। इस मामले को जो है अगर सरकार की मंशा होती तत्काल लागू करने की, तो सरकार लागू कर सकती थी। जो भी इफ एंड बट थे, थोड़ी बहुत ही अगर उसमें करेक्शन थी तो वो हो सकती थी सबकी सहमति से। लेकिन अब आप बताइए कि जो है दोबारा से प्रवर समिति समय मांग रही है। ये तो ऐसे ही है जैसे लोकायुक्त के मामले को लगातार आप लिंगर ऑन कर रहे हैं। यूसीसी के मामले में बड़े बड़े दावे सरकार कर रही थी, उसका लगातार जो है कार्यकाल फिर से जो है 4 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो सरकार गंभीर किस मामले में है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। और जो राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण है, ये राज्य आंदोलनकारियों का अधिकार है। आखिर जो उनके आश्रितों को, राज्य आंदोलनकारियों को, उसके लिए बार बार जो सरकार के दरवाजे को खटखटाना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, और सरकार की ओर से नई नई बहानेबाजी हर बार सामने आ जाती है। ये तो बड़ी ही निराशाजनक है और खेदजनक है। आखिर आपका होमवर्क इतना कच्चा क्यों है? होमवर्क के लिए जो है इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो मोटी मोटी तनख्वाह शासन में बैठ के ले रहे हैं, आपका इतना बड़ा जो मंत्रिमंडल है, आखिर वो उसमें अक्षम क्यों हो रहा है? आप बताइए ना। आपके लिए जो है वो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। इसका मतलब आपकी मनसा साफ नहीं है। अगर आपकी मनसा साफ होती तो ये 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला तो कब का जो है सुलझ गया होता। ये वैसे भी आपकी नालायकी और आपकी हिला हवाली के कारण ही जो है उलझा है। और अब जब आप बार बार जो है राज्य आंदोलनकारियों से वादा कर चुके हैं, उनको भरोसा दिला चुके हैं कि साहब हम दे रहे हैं, तो भैया अब देरी किस बात की है? आप ये बताइए ना। ये कारण समझ में नहीं आता। ये तो बहानेबाजी है, और ये जो है मामले को जो है और विलंब करके जो है ये लटकाना चाहते हैं। यही मंशा लग रही है। सुभाष झा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? लंबे वक्त से राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर थे अपनी मांगों को लेकर, और लगातार आश्वस्त किया जा रहा था, लेकिन समय को एक्सटेंड करना, ये मांग करनी, क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, इसके पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि राज्य आंदोलनकारियों के आंदोलन की वजह से ही ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। और आज जो सरकारी, चाहे मुख्यमंत्री जितने बदले गए हों और सरकारें जितनी आई हों और गई हों, ये सब उनके खून पसीने या उनके त्याग का नतीजा है ये राज्य। अब जब आप हर सरकारें आई, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी सरकारें आई, वो सारी सरकारें ये वादा करती रहीं कि हम राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे। लेकिन ये नहीं लगता कि ये कितनी तकलीफदेह बात है कि बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य के लिए आंदोलन किया, आज के डेट में वो नहीं है। उसके बाद जो लोग अब बचे हैं, 22 साल हो गया, 22-23 साल हो गया राज्य को बने हुए, और उसके बाद भी अगर राज्य आंदोलनकारियों को आप जब इस सैद्धांतिक तौर पर इस पे आप स्वीकृति देते हैं, जब सैद्धांतिक तौर पर आप राजी हैं, तो फिर इसमें हील हवाली बहुत लंबा इस मामले को खींचा जाना, फिर 4 महीने और फिर 6 महीने और फिर उसके बाद अभी देखिए कि अभी 2-3 महीने बाद पूरा राज्य जो है, पूरा सिस्टम लग जाएगा लोकसभा के चुनाव में। उसका जो पूर्व के जो काम होते हैं वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा इन लोगों को कि अब आप लोग ठहर जाओ, ये इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन हो जाने के बाद हम आपके ये काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये तरीका, और लगातार ये आप धामी जी का सिर्फ यही बात ना ले, वो और भी बहुत सारे मसले हैं जिसमें 4 महीने डेट और बढ़ जाए, कमेटियों का डेट बढ़ जाए, बहुत सारी चीजें हैं, बोलेंगे विषय भटक जाएगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो ये जो तरीका है, ये गवर्नमेंट का कार्यशैली जो है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके लैचेज हैं, आपके काम में कमजोरी है, कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं या तो नकारे हैं, या वो काम करना नहीं चाहते, या काफी सातिर लोग हैं जो कामों को एक्सटेंड करना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, जब हम बात करते हैं इस पूरे मसले की, 10% क्षैतिज आरक्षण के साथ कई अन्य मांगे आप लोगों ने रखी थी। आपने चिन्हीकरण की मांग रखी थी, आपने मूल निवास की मांग रखी थी, ये अन्य मांगे हैं। लेकिन 10% क्षैतिज आरक्षण जो था, इससे पहले भी राजभवन पहुंच चुका था, लेकिन वहां से लौटा दिया गया टेक्निकल इश्यूज की वजह से। क्या टेक्निकल इश्यूज मानते हैं जो अब भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, टेक्निकल इशू उसमें कुछ नहीं था। टेक्निकल इशू केवल और केवल इतना था कि जिला प्रशासन से परेशान होकर जिस व्यक्ति ने 2007 में उच्च न्यायालय में दखलंदाजी करी थी, और वहां पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, माननीय हमारे न्यायाधीश थे,
उन्होंने बायस्ड होके उस चीज को पीआईएल में कन्वर्ट किया और पीआईएल में कन्वर्ट करके भाई आप और चीजों में स्वतः संज्ञान आपने क्यों नहीं लिया? जिन लोगों ने इस राज्य के लिए अपना खून बहा दिया, मातृशक्ति अपमानित हो गई। अभी बिल्कुल झा साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया है कि 23 साल में भी हमें कह रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी बात पकड़ी है क्योंकि वो उनकी लेखनी इस बात को देख रही है। हमारे बीच में कई लोग चले गए, वो अपने परिचान पत्र के मोहताज रह गए, अंतिम यात्रा उनकी निकल गई, उनका परिचय पत्र नहीं बन पाया। और लड़के युवा जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई करना था, ऐसी ऐसी उम्र के लोग हमारे बीच में से दिवंगत हो गए हैं। आपको मैं बताऊं, झारखंड के अंदर जो है हमारे जो जब ये बना था छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड राज्य अनुकारी मंच की तरफ पे झारखंड में झारखंड राज्य अनुकारी मंच है, वहां आयोग बना हुआ है। सिंगल क्लिक पे आप गूगल पे देखिए, वहां आयोग बना हुआ है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। आरक्षण से लेके पेंशन से लेके तमाम उसमें कमिश्नर जब उसमें बैठता है तो उसमें पूरी कार्यप्रणाली में काम होता है। और हमारे यहाँ जो सुविधाएं देनी शुरू हुई थी, बजाय हमें किसी अच्छे रास्ते दिखा, मतलब कितनी शर्म की बात है कि हम राज्य हितों की लड़ाई तो लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन उस लड़ाई के साथ साथ हम अभी तक 23 साल बाद भी अपने ही हितों के लिए लड़ रहे हैं। जिसको अगर संगठन के बारे में पूरा नहीं पता होगा वो हमें हीन भावना से देखेगा कि यार ये तो अभी अपने लिए ही लगे हुए हैं राज्य मांगने के बाद भी। और अगर दूसरी नजर से कोई देख रहा होगा, वो ये कह रहा होगा कि ये 94 में भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पे है, तो ये राज्य बना किसके लिए था? ये तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पे सवाल खड़े होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही है उनको तो जो है ठिकाने वाले विभाग दे दिए जाते हैं कि आप खाली बैठे रहो, और जो है 2 और 2 5 करने के वाले हैं उनको जो है आप व्यवस्था में रख रहे हैं। तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्या कारण है कि 2015 में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने वो एक्ट बनाया और महामहिम ने 10 साल तक वहां दबा के रखा रहा, 7 साल तक दबा के रखा रहा, अब जाके फिर हमें संग। और मैं ये फिर बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर जब भर्ती कैलेंडर निकल जाएगा तो इसका मैं करूंगा क्या? हमें नहीं चाहिए ऐसा रिजर्वेशन 10% पुनर्बहाली। जब भर्ती ही नहीं रहेंगी तो हम गले में टांगेंगे उसको। कहीं ना कहीं क्षोभ खड़ा होता है। और 23 साल बाद तक जिला प्रशासन अभी तक जो है हर बार हर सरकार ने शासनादेश निकाला। 2011 के बाद जो है जो चयनीकरण होना चाहिए था, हमारे कई जो है पत्रकार बंधु दिवंगत हो गए, हमारी मातृशक्ति दिवंगत हो गई, युवा दिवंगत हो गए, वो अभी तक चयनित सूची में नहीं आ पाए। शीशपाल बिष्ट जी, जब हम चयनित प्रक्रिया की बात की जाती है तो इतने साल हो गए इस प्रदेश को बने हुए, अभी तक चिन्हीकरण नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और किस बेसिस पर अब चिन्हीकरण नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग विपक्ष में थे, हम उम्मीद कर रहे थे मॉनसून सत्र में ये मुद्दा उठाया जाएगा। क्या आप लोगों ने उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठाया जब विधानसभा में आपको लग रहा था ये नहीं आ रहा है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, राज्य आंदोलनकारियों के जो चिन्हीकरण का मामला है या राज्य आंदोलनकारियों के जो तमाम अन्य मुद्दे हैं उसको लगातार सरकार के सामने विपक्ष उठा रहा है। राज्य आंदोलनकारी खुद सड़क पर उतर करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारियों के साथ इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की सद्भावना भी है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के जो योगदान को इस राज्य में कोई भुला नहीं सकता। और हमें तो बड़ी खेद की बात है कि जो चिन्हीकरण का काम जो है काफी समय पहले हो जाना चाहिए था, वो आज तक लंबित है। आप बताइए, कांग्रेस सरकार की अगर आप बात करें तो कांग्रेस सरकार के दौर में ही राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ, राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी मिली। और जहां तक पेंशन की बात है वो भी कांग्रेस सरकार के समय में ही राज्य आंदोलनकारियों की दी गई। लेकिन भाजपा सरकारों ने जो है इसमें लगातार हमेशा जो है अड़ंगा लगाने का काम किया। अब 7 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए, 7 साल से ये मामला जो है लगातार लटका हुआ है। राज्य आंदोलनकारी, बड़ी खेद की बात है, जैसे प्रदीप भाई ने भी कहा कि जो है कई लोग हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, जो हमारे बीच से इस आशा से चले गए कि उनका चिन्हीकरण होगा, उनके आश्रितों को जो है जो उन्होंने राज्य के लिए योगदान दिया उसका लाभ मिलेगा। मैं चाह रही हूँ आपसे कि मॉनसून सत्र में, क्योंकि इससे पहले 2 बार कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि जो ये 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक है वो सत्र में लाया जाएगा। मॉनसून सत्र में हम उम्मीद कर रहे थे, आप लोग अन्य मुद्दे उठा रहे थे, ये भी उठा देते कि इस पर जिक्र होना चाहिए। नहीं, देखिए दिव्य दर्शनी जी, विपक्ष की ओर से लगातार इस पर सवाल लगाए गए हैं। और आप देखिए कि 650 से ज्यादा क्वेश्चन तो पिछले जो है बजट सत्र के और जो मानसून सत्र था उसके जो गैरसैंण में हुआ था वो पेंडिंग थे, उस पर जो है चर्चा नहीं हुई। 2 दिन में ये जो है विधानसभा का सत्र पैक करके जो है वहां से निकल गए। फिर अभी भी विधानसभा का सत्र हुआ, कितने दिन चला आपने देखा। इस बार भी जितने क्वेश्चन विधानसभा में विधायकों ने लगाए वो सारे के सारे कहां उठे हैं। सरकार चर्चा कराना ही नहीं चाहती, राज्य हित के मुद्दों पर लगातार चर्चा से भागना चाहती है। जो विधेयक ये पास कराना चाहते हैं उनको जो है ये विपक्ष के वॉकआउट के दौरान भी ध्वनि मत से जो है पास करा देते हैं। जो
जो चर्चा और जो विचार विमर्श की एक परंपरा थी, एक संसदीय जो व्यवस्था थी, उससे तो भारतीय जनता पार्टी कहां भाग रही है। एक साल में 60 दिन विधानसभा का सत्र चलना चाहिए, ये संवैधानिक बाध्यता है। और 2 साल का रिकॉर्ड है उत्तराखंड में, केवल 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है 2 वर्षों के अंदर। ये क्योंकि तमाम पत्रकार साथी हमें अवगत कराते रहते हैं, तमाम जो अपडेट जो है आती है इस मामले में, लेकिन सरकार को शर्म नहीं, लज्जा नहीं इनको कि जो है ये इतने खून पसीने और आशा उम्मीदों के से बना राज्य है, इसमें राज्य आंदोलनकारियों के जो मुद्दे हैं इसको तो प्राथमिकता की दृष्टि में इनको सुलझाना चाहिए। इन मामलों में भी अगर राजनीति करेंगे, इनमें भी अगर आप अपनी तानाशाही दिखाएंगे, अपनी हनक दिखाएंगे, तो इससे ज्यादा निराशाजनक और खेदजनक क्या हो सकता है, आप बताइए। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, जो 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, 2 बार कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास भी हुआ, उम्मीद की जा रही थी कि मॉनसून सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा, लेकिन अब इस पे और समय की मांग की जा रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने जो वायदे किए थे, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की बात हो, चाहे महिलाओं को नौकरी में आरक्षण की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से किए गए वायदों पे अपना अमल कर रही है। और उन्हीं वायदों के अनुरूप जो है कैबिनेट में भी ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला भी जो है कैबिनेट से भी पास हुआ, विधानसभा के पटल पे भी रखा गया और विधानसभा के द्वारा प्रवर समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं हमारे माननीय मंत्री, उसके अध्यक्ष हैं समिति, प्रवर समिति के, और उसमें कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हैं, अन्य भी विधायक हैं। तो वो समिति की बैठक भी हो चुकी है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि जैसा उनके अध्यक्ष जी के रुख से था कि जल्दी ही इस बारे में समिति, प्रवर समिति जो अपनी रिपोर्ट जल्दी जो सबमिट करेगी और विशेष सत्र बुला करके जो विधेयक को पारित करवा दिया जाएगा। जी सर, लेकिन यहाँ पर जो बयान में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, उन्होंने कहा अभी एक ही बैठक प्रवर समिति की हुई है और अब ज्यादा बैठकें होनी है जिससे कि फाइनल रिपोर्ट बन सके, जिसके लिए टाइम मांगा जा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या पेच फंस रहा है इस पूरे प्रस्ताव में कि आपको इतना समय चाहिए? देखिए, प्रवर समिति की बैठक में हर पहलू पर जो है विचार विमर्श होता है। उसमें सिर्फ यही नहीं है कि अध्यक्ष जी की मनमानी से हो, जो अन्य सदस्य भी हैं, माननीय सदस्य, उसमें उन सब की भी राय होती है, विचार विमर्श होता है, बैठक का एजेंडा होता है, एजेंडा के बिंदुवार जो है सबकी राय दी जाती है। और एक ही बैठक में कोई जरूरी नहीं है कि तुरंत ही जो है कोई उस पे निष्कर्ष से समिति पहुंचे। तो एक आध बैठक और होती है। कुछ समय की बात यह है कि हाँ 15 दिन से 1 महीना इस तरह का समय तो लग जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जो घोषणा है सरकार की, धामी जी के नेतृत्व में, उसको निश्चित रूप से लाया जाएगा और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण जो मांग बहुत पहले से चली आ रही है, पहले यह भी गया था, हाईकोर्ट के द्वारा उसको टर्न डाउन भी किया गया और फिर जो है ये विधेयक के माध्यम से तो सरकार ने निर्णय लिया है और विधेयक के माध्यम से इसको वो लाया जाएगा, सदन से पारित करवाया जाएगा और फिर जो है इसको लागू करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। केदार सिंह रावत जी हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी मौजूद है। उनका ये कहना है कि जितना समय लग रहा है, अगर भर्ती कैबिनेट निकल जाएगा तो क्या फायदा है ऐसे 10% आरक्षण का, जब इसका लाभ ही कोई ना उठा सके, क्योंकि बहुत ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि इतना वक्त हो चुका है। देखिए, निश्चित रूप से अभी जब इतना वक्त निकल गया तो हमें थोड़ा सा तो इंतजार करना ही पड़ेगा। ये तो महीना 2 महीने की वक्त की बात है, जब सालों का वक्त निकल गया, राज्य बने हुए 23 वर्ष का समय हो गया, तो अब इतना तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा कि महीना 2 महीने की बात है, प्रवर समिति गठित हो गई, विशेष सत्र में नहीं तो अगले शीतकालीन सत्र में जो है विधेयक आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है।
तो इतना तो जो है हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव उसके लिए सही निर्णय के लिए थोड़ा 1-2 महीने का समय लग जाए तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो है हम अपनी मंजिल पे पहुंचे, जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करें, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार, थोड़ा सा, जब इतना लंबा इंतजार कर दिया है तो थोड़ा सा इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मुझे लगता है कि सरकार जो है अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और सरकार के अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या मामला है कि 2 महीने के समय लगेगा, 6 महीने का समय लगेगा? राज्य आंदोलनकारियों का मसला है, राज्य आंदोलन की भावना का मामला है, राज्य की जनता और जन भावना का सवाल है। आप इसको टाइम फॉर्मेट में क्यों पूरा नहीं कर सकते? हमने तो उसी दिन कहा था कि अगर प्रवर समिति को भेजना बहुत जरूरी है तो इसको टाइम फॉर्मेट में जो है रिपोर्ट सौंपी जाए। अब फिर जो है आप समय मांग रहे हैं, कितनी बार समय मांगेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसको एक टाइम बाउंड समय में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। राज्य आंदोलनकारियों के लिए, शहीदों के सपनों के लिए और शहीदों की शहादत के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप आप विशेष सत्र बुलाएं इसको, और तुरंत जो है इस 10% क्षैतिज आरक्षण की जो मांग है इसको पूरा करें। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार की अगर कोई मंशा होगी, सरकार अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तो जब चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों की भावना के लिए, उनके सम्मान के लिए आप जो है विशेष सत्र नहीं बुला सकते। टाइम फॉर्मेट में जो है आपकी प्रवर समिति जो है समय नहीं दे सकती। अरे क्या है प्रवर समिति के पास इतना? आप लगातार 1 दिन के अंतराल पे, 2 दिन के अंतराल पे 2-3 बैठकें जो करनी है आप कर सकते हैं। सप्ताह में 10 दिन में आप जो है इस मामले को निपटाएं, विशेष सत्र मुख्यमंत्री बुलाएं और इस मामले का निपटारा करें। तब तक आप जो है लगातार इसको लटकाएंगे। जी, यहाँ पर टाइम बाउंडेशन की बात की जा रही है कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए कि इस इतने तक हम रिपोर्ट जो है वो सौंप देंगे और कोई फैसला नहीं। देखिए वो तो सदन का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सरकार के हाथ में, सरकार ने तो जो है विधेयक सदन में ले आया था, सदन से जो है प्रवर समिति का गठन हुआ है, सदन ने किया है, माननीय अध्यक्ष जी ने किया है, तो उसमें टाइम बाउंड को जो है सदन करेगा, माननीय अध्यक्ष जी करेंगे। और प्रवर समिति जब गठित हो गई है तो उसमें सभी दलों के हमारे माननीय सदस्य हैं, माननीय विधायकगण हैं, वो जल्दी से जल्दी जो है इसको प्रक्रिया को पूरा करें, अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। फिर अगर सरकार को पटल पे नहीं लाती है तब जो है हम कह सकते हैं कि भाई ये सरकार की कमी है, लेकिन अभी सरकार के हाथ में नहीं बल्कि अभी सदन के हाथ में। बिल्कुल। और सुभाष झा जी, जब हम बात करते हैं कोई भी विधेयक आता है, कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जैसे यूसीसी है और अन्य जो मुद्दे इस तरीके से उठाए गए थे, लगता है समय जब आप बहुत सारे एक मास को लेकर चल रहे होते हैं, उनके लिए आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन जब बैठकों की बात की जा रही तो आपकी जुडिशरी में भी हो सकता है कि आप बैठकें बुला लें, आपको पता होना चाहिए कितने टाइम फ्रेम्स में आप मीटिंग ले सकते हैं, ऐसा भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। देवदर्शनी जी, सबसे पहले आप ये समझिए कि राज्य बनता है 2020 में, कांग्रेस की सरकारें आती हैं, भाजपा की सरकारें आती हैं, हर 2 साल पर मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक भी होंगे जिन्होंने राज्य आंदोलनकारी रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये मांग आज से नहीं है, ये इन्हें इसके लिए अगर लड़ना पड़ रहा है तो सबसे बड़ी शर्म की बात और गिलानी की बात यही है। मुझे लगता है ये तमाम सरकार और तमाम पार्टियों के लिए। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए चाहे जो पार्टियां रही हों, अभी हमारे शिषपाल बिष्ट जी कह रहे थे कि हम हमारे जमाने में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपकी सारी बातों को हम मानते हैं। आखिर जितने आप राज्य आंदोलनकारियों को जो फैसिलिटी अभी दे रहे हैं तत्काल बसों में, अलग अलग जगहों पर, या पेंशन या वगैरह वगैरह, तो आखिर किस आधार पर दे रहे हैं? जब चिन्हीकरण हुआ होगा तभी आप दे रहे होंगे। तो फिर ये चिन्हीकरण का बहाना क्यों? आप सीधा सीधा ये बोलते कि जिनका चिन्हीकरण किया जा सकता है और जिन्हें हम चिन्हित किए जा चुके हैं उनके लिए हम 10% की ये बहाली देते हैं, और बाकी जिसको अपना प्रमाणित करना हो और जिसको सरकार का कोई सवाल हो या जो अपने को साबित करें कि वो आंदोलनकारी रहे तो वो प्रमाण पत्र और उनके संबंधित कागजात और प्रस्तुत करें, उसकी जांच होगी, फिर उनका भी हम उसमें शामिल करेंगे। ये बड़ी सीधी बात थी। दूसरी बात, जो जब आप प्रवर समिति बताए तो मुझे नहीं पता, शिषपाल जी बताएंगे कि इसमें राज्य आंदोलनकारी कितने लोगों को रखा गया। जो राज्य आंदोलनकारी लोग थे उनके हित की बात हो रही है, तो जब उनके हित की बात हो रही है तो अगर आप उसके प्रति आपकी मंशा बहुत सही थी, आपका मंशा में कोई घालमेल नहीं था,
तो आपको चाहिए था कि उसमें 2-4 प्रवर समिति में अगर 10 की 10 सदस्य, 5 की सदस्यता जो भी, उसका 25% लोग जो है राज्य आंदोलनकारी भी हों, ताकि सीधा संवाद आप कर सकें, सीधा वो अपनी बात रख सकें, इसलिए कि वो आंदोलन में रहे हैं, उन्हें ज्यादा पता है आपसे। मुझे लगता है कि सरकार ने या तो जल्दीबाजी में किया या टालने के लिए किया, या सरकार ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी, और ये बड़ी शर्मनाक और बड़ी असहज करने वाली बात है। मुझे लगता है कि इसके लिए इतना ज्यादा खींचातानी और ये सब की मैंने यही एक सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जी, प्रदीप कुकरेती जी, हमें याद है जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि इस बार मॉनसून सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा, उस दिन डिबेट हम लोग कर रहे थे और यही जिक्र हो रहा था कि जो प्रवर समिति है उसमें कम से कम राज्य आंदोलनकारियों को होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जो मांगे उठा रहे हैं। क्या आपकी उसके बाद जो है सत्ता पक्ष से बात हुई थी कि आप लोगों ने इसका जिक्र किया था या चर्चा उनके साथ की गई थी? देखिए, निश्चित रूप में मैं पुनः एचएनएन चैनल का धन्यवाद दूंगा, और बिल्कुल ये अनुभव की बात इसी को कहते हैं। झा साहब ने जैसे कहा, और उस दिन भी यही बात हुई थी, आपने लोकायुक्त की बात करी, आपने भू कानून की बात करी, आपने तमाम जो समितियां यहाँ बनी है सब में कहीं ना कहीं लोगों से सुझाव मांगे, और उसमें समितियों में लोगों के लिए नाम मांगे। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के मामले में हमारे उनको लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? मैंने तो और बड़ी बात कही थी कि आप मत बुलाइए हमारे जैसे संगठनों को, आप भारतीय जनता पार्टी में जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं से मंतव्य लीजिए। और अगर इतने करने के बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हैं, इसका एक गलत संदेश भी चला जाता है। जो कर्मचारी बड़ी मेहनत के साथ, जो सचिव बड़ी मेहनत के साथ, जो न्याय विभाग बड़ी मेहनत के साथ इन नियम कायदे कानूनों को बना रहा है, तो ये माननीय विधायक लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दे रहे हैं। तो या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या जान के इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर ये समयबद्ध तरीके से नहीं हुआ तो हम इस 10% से पुनर्बहाली की मांग अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि एक सीमा होती है सब चीज की। अब एक सीमा होती है इस चीज की कि हम तब भी सड़कों पे, अब भी सड़कों पे, हमने राज्य के विकास का एक एक मील का पत्थर हमने साबित करना था, और हम अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो है आश्रित भी जो है, जो हमारे कई आंदोलनकारी हैं, उनके आश्रित भी ओवर एज हो गए हैं। 10 साल से 26 अगस्त 2013 और 26 अगस्त 2023 निकल गया, अब ये सितंबर लग गया। अब 2 अक्टूबर को फिर श्रद्धांजलि होगी, फिर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, और फिर वही कस्में खाई जाएंगी। जबकि 42 आंदोलनकारियों से ऊपर जो शहादत दी गई है, इसमें उनके परिवार जन भी इस 10% आरक्षण के लिए बाट जो रहे हैं, उनके परिजन भी बाट जो रहे हैं। और इसमें जब चुनाव आता है, टिकट मांगने की बारी आती है, तो सब वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी लिखने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, और जब हमारे हितों की बात आती है, विधानसभा में सबके पट्टी लग जाती है, सबको मौन साथ जा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जब आपको अपने इंक्रीमेंट बढ़ाने होते हैं, आप विद इन 10 मिनट्स एक ही आवाज में जो है उसमें जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और हमारे बारे में अभी बैठक पे बैठक और बैठक पे बैठक चल रही है। अच्छा, प्रदीप कुकरेती जी, अभी आपने केदार सिंह रावत जी को सुना, उन्होंने कहा जब इतने साल आपने इंतजार कर लिया, 2 महीने और कर लीजिए, जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो सदन का जुडिशरी है, सदन उसको बढ़ाए या कम करे वो उसकी जुडिशरी में है। केदार सिंह रावत जी वो सज्जन व्यक्तित्व हैं, अगर वो आज सदन में होते मैं उनकी बात को बिल्कुल सैल्यूट करके स्वीकार कर लेता, क्योंकि वो सीधे सच्चे व्यक्तित्व हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनको जब मंत्रिमंडल में भी रखा गया तो उनको जो है उनके ऊपर शिकंजा इतना था उन मंत्रिमंडलों पे, उनको उस तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे। मैं अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात करूं, आज भी वो स्वयं भू कानून की बात करो, मूल निवास की बात करो, तमाम इन चीजों की बात करो, वो हमेशा हमारी बात पे हामी रखेंगे। क्यों? वो उस दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, वो वस्तु स्थिति को देख रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र के लोग इतने प्रभावित हैं कि वो मैं कह रहा हूं ना कि ओवर एज हो गए, वो उस दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, तो उनको सब पता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि समय आप 1 महीना नहीं, मेरे से 6 महीने ले लो, लेकिन सरकार ये वायदा करे ना कि 6 महीने तक हम भर्ती कैलेंडर नहीं निकालेंगे। जब भर्ती खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल मैं पुनः फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि पूरा देहरादून हमारे दादाजी का था, लेकिन आज मैं बिल्कुल डाट देवी के मुहाने में बैठा हूं, ये सब मेरी जमीन लूट गई है। जब सब पद भर जाएंगे तो मैं 10% आरक्षण का मुकुट लगा के करूंगा क्या? मेरे जो छोटे भाई हैं वो करेंगे क्या उसके? केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर कहा जा रहा है जब अन्य समितियां बनती हैं तो वहां पर लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं, पूरे सामाजिक अलग अलग संगठनों से सुझाव मांगे जाते हैं। जो प्रवर समिति इस केस में बनाई गई है उसमें राज्य आंदोलनकारी कितने हैं सर? कितनों के यहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, और क्या उन बैठकों में राज्य आंदोलनकारी भी हिस्सा होंगे? देखिए, मैं आदरणीय प्रदीप कुकरेती जी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं वरिष्ठ, उनकी भावनाओं का और सभी
राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हमारा अलग राज्य बने और उसमें राज्य के लोगों को सुविधाएं मिले। तो उनके निश्चित रूप से उनके सपने, उनकी आशाएं और अपेक्षाएं इसमें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये जो मामला है वास्तव में लंबा खिंच गया है और क्योंकि मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये सरकार के स्तर पे प्रवर समिति नहीं बनाई गई है। अगर सरकार के स्तर पे बनाई जाती तब तो उसमें सभी तरह के लोगों की जो है, विशेषकर राज्य आंदोलनकारियों की जो है वो राय, उनसे राय मसौदा, उनकी राय ली जाती। लेकिन ये सदन की प्रवर समिति है और सदन की प्रवर समिति में माननीय सदस्यगण जो है उसमें सदस्य रखे गए हैं और मैं समझता हूं कि सदन में भी काफी ऐसे हमारे माननीय सदस्यगण हैं जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और मैं भी स्वयं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जल्दी ही जो है इस मामले को प्रवर समिति को जो है वो निपटाना होगा, निस्तारण करना होगा और जल्दी ही जो है इससे सदन में जो है वो निश्चित रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। जी, शीशपाल बिष्ट जी, आपने कहा यहाँ पर, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष जो है समय समय पर आवाज उठाता रहा है और जैसे केदार सिंह रावत जी ने बताया कि विपक्ष के भी विधायक इस प्रवर समिति का हिस्सा हैं, तो क्या जब ये जो प्रस्ताव है उसको आप लोगों ने पढ़ा है, उसकी कमियां जो हैं क्या वो रखने की कोशिश की है कि कहाँ पर जो टेक्निकलिटी है उसमें क्या सहायता विपक्ष कर सकता है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जहां तक प्रवर समिति की बात है, विपक्ष के विधायक भी उसमें, मैं तो कह रहा हूं ना कि अध्यक्ष जी जो है, जो इसके प्रवर समिति के अध्यक्ष हैं, एक दिन को छोड़ करके जो है, अगर आपको लगातार ज्यादा बैठकें भी करनी तो आप बुलाइए ना बैठक। हमारे जो उसमें सदस्य हैं वो उस बैठक में रहेंगे और हमने जो सुझाव देने वो वैसे भी दे दिए। हम तो लगातार कह रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण उनकी मांग के अनुरूप देने में दिक्कत क्या है, पहले भी मिलता ही था। ये तो जो है कि याचिका के माध्यम से जो है दिक्कत आई और वहां पर भी हम अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाए। और अभी भी जो प्रदीप कुकरेती जी ने कहा और झा साहब ने कहा कि जो लोग आश्रित ओवरेज हो रहे हैं उसके बारे में सरकार विचार क्या कर रही है। आपको कम से कम उनको एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। जब से ये दिक्कत आई है तो अगर देंगे तभी वो उसका लाभ उठा पाएंगे। और जो भर्ती कैलेंडर है अगर वो निकल जाएगा उसके बाद इस आरक्षण का कोई लाभ होगा ही नहीं। तो सरकार को ये सारे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इसमें अब और विलंब नहीं करना चाहिए। और मैं बिल्कुल मांग करता हूं आज आप ही के मंच के माध्यम से कि इसको टाइम बाउंड फॉर्मेट में निपटाएं और जो इसके एक विशेष सत्र बुलाया जाए इसके लिए, जिसमें जो है, क्योंकि ये सदन के पटल में रखना ही होगा, वहीं से जो है सदन का अनुमोदन लेना होगा। तो सरकार इसमें विलंब ना करे, क्योंकि हम अपने राज्य आंदोलनकारियों के लिए, अपने शहीदों के लिए इतनी जो है तो कर ही सकते हैं, उनको इतनी श्रद्धांजलि दे ही सकते हैं। क्योंकि तमाम लोग जो ओवर एज हो रहे हैं, जो लोग हमारे बीच से इस आशा उम्मीद में से चले गए हैं, हम उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन अब जल्दी से जल्दी इस मामले में जो है उनको आंदोलनकारियों को अधिकार दे करके कम से कम कुछ न कुछ प्रयासित तो कर ही सकते हैं ना। तो सरकार को अब जो है इस पे इपन बट नहीं लगाना चाहिए। और अध्यक्ष जी देहरादून में ही रहते हैं, कहीं ये नहीं कि कोई बहुत दूर दराज के विधायक हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। आप तो दिन में 4 बैठकें भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी जो है सदस्य उसमें आने में जो है अपनी असमर्थता जताएगा। और जहां तक हमारी बात है, हम तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के साथ अब और ज्यादा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब उनकी जो धैर्य है उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और जो उनका अधिकार है, जो उनकी मांग है, भैया सरकार उसको तत्काल पूरा करे। अब और विलंब जो है बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सुभाष जी, यहाँ पर हमने देखा है विधानसभा जब सत्र हो रहा था, मानसून सत्र, तो उसमें प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए थे, ये कहते हुए कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ और वो प्रताड़ना मुझे याद आती है। वो कहते हुए वो भावुक हो गए हैं और इस बार उन्होंने खुद एक वीडियो जारी कर ये बयान दिया है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। तो आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? हम बार बार कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी टेक्निकलिटी, एक होती है टेक्निकलिटी, लेकिन एक दूसरा पक्ष होता है कि 25 तारीख को इस प्रवर समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसके 2 दिन पहले आप ये वीडियो बयान जारी करते हैं और ये मांग करते हैं कि आपको एक्सटेंशन चाहिए। देखिए, बहुत बात बोलना जो है लीक से अलग हटके मामला हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि राज्य आंदोलनकारी जितने लोग रहे हैं, अभी इन्होंने केदारनाथ सिंह जी ने मेरे बड़े आदरणीय और शालीन व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनकी बात काटने से पहले सोचता हूँ।
लेकिन सवाल है कि जब आप तथ्य उनकी भी अपनी सीमाएं हैं पार्टी में होने के नाते, कांग्रेस के कोई पूर्व विधायक हों या राज्य आंदोलनकारी हों, उनकी अपनी सीमाएं हैं पार्टी में होने के नाते। अगर सीमाएं से बंधे हुए लोग नहीं हैं तो वो लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं है और राज्य आंदोलनकारी के संगठन में है और वो राज्य के आंदोलन के लिए जीते हैं, उनका जज्बात इस राज्य के लिए है। ये बड़ी साफ बात है। राजनीतिक दलों से आप भी जानते हैं कि यहाँ जो दिल्ली से हुक्म बजेगा, जो फोन आएगी, वैसे ये लोग फॉलो करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें अपने लोगों से लड़ना पड़े या राज्य आंदोलनकारियों से इन्हें भिड़ना पड़े या आपस में इनकी टकराहट हो। ये मौलिक बात है। अब रह गई बात कि इसमें अगर जैसे समिति परवर समिति हमने मान लिया कि ये सदन का बना, लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि अस्थायी तौर पर या आमंत्रित सदस्यों के तौर पर या मीटिंग में इन्हें कहीं एडजस्ट किया जाता, इनसे पूछा जाता कि आखिर आपका क्या, ताकि सीधा संवाद बने। ये सीधा संवाद का दौर, ये देखिए कुल मिला के ये मामला को घोर मट्ठा करने के और मामला को प्रलॉन्ग करने का ये प्रोसेस है और ये सीधी सीधी ये बात समझ में आ रही है। अब आप कहती हैं कि बड़े भावुक हो गए थे प्रेमचंद अग्रवाल जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी कितने भावुक होते हैं, उनकी बहुत सारी उनकी भावुकताएं कि, और प्रेमचंद अग्रवाल जी को हम लोग आज से नहीं जान रहे हैं, राज्य के सारे बच्चे जान रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है। और उनकी भावुकता, वो क्षणिक भावुकता किसी की हो सकती है, लेकिन काम के लेवल पर आप कितने भावुक हैं वो आपका काम बताता है। हमारे रोल लेने से किसी बात पर कि हमारे आंख में आंसू आ जाए, और बेहतर है कि हमारे आंख में आंसू ना आए और हम उस काम का इम्प्लीमेंट इमीडिएट कर दें, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कल्याणकारी होगा मेरा ये दूसरा प्रोसेस। लेकिन अब सवाल उठता है कि खैर उनकी अपनी भावुकता थी, वो भी राज्य आंदोलनकारी रहे, बहुत सारे लोग यहाँ राज्य आंदोलनकारी हैं, लेकिन मौलिक भावना जिनका राज्य के प्रति है वो बड़ी साफ बात है, वो लोग जानते हैं उसको, ठीक है। और इसमें हम प्रदीप भाई के बातों से मैं एक पक्ष और भी बोलूंगा, और ये एक राज्य के नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके शुभचिंतक कौन लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके हैं लेकिन आपके शुभचिंतक नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं जो आपके नहीं हैं, आपके शुभचिंतक हैं, ये अलग मसला है। लेकिन इन सारे प्रोसेस में आप सोचिए कि ये बहुत संवेदनशील मसला है, लोगों के भावना से जुड़ा मसला है। बहुत सारे लोग, आप आंदोलन में कब जाते हैं, कम से कम 15, 16, 17 साल की अवस्था होती है, उसी समय लोग आंदोलन करते हैं। अगर छात्र राजनीति में भी कोई जाता है तो वही एज होता है। अगर उसी एज को मान लें तो 23 साल जोड़ दीजिए, 15 और 23 कितना होता है? 38-40 साल के एज के बाद नौकरी करने लायक कौन बचेगा? और कोई अगर नौकरी करने लायक बचेगा भी तो 60 साल में उसकी रिटायरमेंट हो जानी है शिक्षकों में। तो फिर आखिर इनके दुश्मन कौन है? बाहर के लोग, ये अपने लोगों से लड़ रहे हैं आज की डेट में, और अपने लोग इनको 23 साल से घुमा रहे हैं, कोई दूसरा इन्हें नहीं घुमा रहा। इनकी सबसे बड़ी त्रासदी ये है, इस भावना को समझिए। उसके बावजूद अभी हमारे केदार भाई कह रहे थे कि राज्य आंदोलनकारी बहुत सारे लोग रहे, हम भी रहे हैं राज्य आंदोलनकारी। भाई साहब, जब आप आंदोलनकारी रहे हैं तो आपको तो इससे ज्यादा अपने पार्टी में लड़ना चाहिए कि भाई साहब हमारे गांव में लोग जीना मुहाल कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में लोग, जनता हमें जीने नहीं देगी, आप इस पर हमें इमीडिएट कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए। होता क्या है कि जनरली अब जो राजनीति बदली है, मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति अब ये बदली है कि अब जो राजनीतिज्ञ लोग होते हैं वो पार्टी के प्रवक्ता बन के जनता के बीच होते हैं, जनता के प्रवक्ता बन के पार्टी के बीच नहीं होते हैं। ये राजनीति का चरित्र बदला है इधर 10 सालों से, 9 सालों से। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां कोई प्रोडक्ट बनाएंगी तो आपके आके आपके भाई बंधु समझाने लगेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा है, ले लीजिए। होता तो वो कंपनी का डिसीजन है, अपने फायदे के लिए होता है। तो आजकल राजनीतिक दल के नेताओं का भी और राजनीतिक दल के सदस्यों का, नेताओं का भी ये चरित्र हो गया है। वो बेशक आपके बीच के लोग हों, वो मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ, कोई उत्तराखंड की बात नहीं हो रही। वो आपकी बात नहीं करते, वो डिसीजन कहीं और होता है, उस डिसीजन के पीछे कुछ और उद्देश्य होता है, और फिर वो लोग आके यहाँ एक्टिंग कर रहे होते हैं। होना ये चाहिए था कि हम पार्टी से बगावत करते कि भाई साहब हमारा लोग जीना हराम कर देंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने लोगों के बीच। पहले ये होता था पार्टियों में। ये कल्चर बड़ी तेजी से 10 सालों में बदला है, ये उसका नतीजा है। आप जो देख रही हैं कि इसमें समय इसमें क्या, कई कमेटियां बनी। अभी हम लोग शिषपाल जी भी अभी थे इसमें, लोग संहिता को लेकर के ये अभी जो उसमें चल रहा था बहस, ठीक है ना, उसमें भी क्या तो समय चाहिए। तब जबकि जज साहिबा ने कह दिया कि हमने रिपोर्ट दाखिल कर दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया हमें मिल चुकी, ठीक है ना। तो सवाल ये बताता है कि आपके काम का अंदाज क्या है, आप कितने टाइम ओरिएंटेड काम करते हो और कितने ईमानदार हो। ये बात आप कहें ना कहें, हम तर्क दें ना दें, कोई पार्टी का नेता तर्क दे ना दे, जनता इस बात को समझ रही है। और राज्य आंदोलनकारियों का मुझे लगता है कि अब समय बहुत हो चुका है। ये कह देना बहुत आसान है
कि इतने दिन सब्र कर लिए तो थोड़ा दिन और सब्र कर लीजिए। इससे पहले ये तर्क दिया जा रहा था कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो राज्य बने 5 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, घबराओ मत। तो भाई साहब आखिर इनको आप कब देंगे, मूल बात यहाँ है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप लोगों ने ये कहा था जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे उस वक्त आप लोगों की उम्मीद ये थी कि आप दिवाली का तोहफा हमें शायद 10% आरक्षण के रूप में देंगे, मूल निवास जैसी मांगों को पूरा कर देंगे। अब आपको क्या लग रहा है, जब ये टाइम मांगा जा रहा है, आपको लगता है 1 महीने 2 महीने में ये बात हो जाएगी या फिर इसके बाद भी आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं और निश्चित रूप में अभी विद इन अ वीक मैं अभी, क्योंकि पूर्व मेरी कई विधायकों से जो नेता सदन से, कापड़ी जी से, चमोली जी से, इन सब लोगों से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। कार्मिक से मैं लगातार संवाद में हूं और इसमें अभी क्योंकि अब आज आपके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ है और आज ही हमारे जो समूह बना हुआ है उसमें ये चर्चा चल रही थी, तो मैं तो फिर भी मैं सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व हूँ। मैं अपने साथियों को ये कह रहा था कि अभी 3 दिन रुकिए, क्योंकि 8 तारीख को सदन हुआ था और 3 दिन बाद समिति का गठन हुआ था। अभी 25 तारीख तक इसका वो होगा और ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई बात नहीं, 25 नहीं 26वें दिन भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, 27 तारीख को तो कोई बात नहीं। हम ये चाहते हैं कि पितृपक्ष तक ये जो है बाहर निकल जाना चाहिए कागज विशेष सत्रों के। अब क्योंकि बीच में माननीय मुख्यमंत्री को लंदन भी जाना है 2-3 दिन, मुझे तो नहीं लगता कि अभी इसमें कोई सदन हो पाएगा। और जो मोटी सी बात अभी जहाँ साहब मैंने कहा ना कि लेखनी में सारी चीजें होती हैं, हम भी उस लेखनी को पढ़ के जो इस राज्य आंदोलन को जो धार मिली थी वो चौथे स्तंभ से ही मिली थी। जब हमारी बात को पढ़ के सुदूर पहाड़ तक वो बात गई और दिल्ली तक वो बात गई, अंतर्राष्ट्रीय तक वो बात गई, तो निश्चित रूप में हमने उस आंदोलन को, जो मुहिम को जो जारी रखा और लगातार हम उस मुहिम में सफल हुए। आज जो ये हाईकमान जो कल्चर हो गया है, उस हाईकमान कल्चर की दुहाई देकर जो अंदर खाने जो काम होता है उसको हमारे अंदर पीड़ा है। और जो अभी आपने बात कही कि आप अपने आदमियों के लिए ये आप बताएं कि तेलंगाना में मैं सल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्तित्व को, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था अपने राज्य के लिए। कौन आजकल आज एक चुनाव जीतता है, आदमी कहता है किसी तरह 5 साल निकले, इस्तीफा उस्तीफा की बात मत करो। उन्होंने अपने राज्य आंदोलन होने के नाते और जैसे ही राज्य का गठन हुआ उनका तेलंगाना का, सबसे पहले उन्होंने शहीदों के लिए भूमि का चयन किया, उस परिवारों के लिए और पूरी नियमावली बनाई। मुझे इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का गठन होता है 2002 में और उन हितों को लेके जब हमने कहा कि 2 साल हो गए, हम तो अभी भी खाली घूम रहे हैं, ये तो सब बैकडोर एंट्री शुरू हो गई है। तो हमें जब गठन हुआ और नरेंद्र तिवारी जी ने जरूर ये कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, लेकिन उन्होंने राज्य आंदोलनकारी को परिप्रेक्ष्य में, स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में जो देखते हुए जब हमने उनसे आर्गुमेंट किया और उन्होंने हमारे लिए वेलफेयर करना शुरू किया, तो वो वेलफेयर आते 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 रसातल में जा रहा है। जो आगे बढ़ना चाहिए था, ऊंचा बढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, हम रसातल में चले गए। 10 साल हमारे आपने ये बर्बाद कर दिए। केवल आप हमारे मुंह पे मानदेय का 4500 रुपए मार के, आप ही देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, अधिकारियों की सोच देखिए, शहीद परिवार को मिल रहे हैं 3000 रुपए और मुझे मिल रहे हैं 4500 रुपए और हमारे जो जिन लोगों ने जेल और घायल हुए थे उनको 6000 रुपए। तो आप शहीद परिवार को आपने कहां रखा हुआ है, क्या कैटेगरी बना रखी है आपने? तो ये मेंटल लेवल पता लगता है कि कार्य हमारा किस दिशा में काम हो रहा है। कुछ ब्यूरोक्रेसी केवल और केवल टाइम पास कर रही है, उनको कोई इससे मतलब नहीं कि कितने संघर्ष के बाद ये राज्य बना है। आप जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनके दिल में जाके पूछिए, उसके घर में जाके पूछिए, बिस्तर में लोग पड़े अपंग होकर, उनसे आप पूछिए। शीशपाल बिष्ट जी, हमने यूसीसी के समय पे देखा था, उस समय जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था ड्राफ्टिंग नहीं है तो हम पहले ड्राफ्ट देखेंगे फिर आपको कोई सुझाव देंगे। इसमें तो आपके पास पूरा प्रपोजल है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पूरा प्रपोजल कि आखिर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, और आप लोगों के समय पर कहाँ चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मामला लटका हुआ है, आपकी सरकारों में भी रहा होगा। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जहां तक 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला है, अगर आपके संज्ञान में ये दिया ही कांग्रेस की सरकार ने था और हमारी तो कोई मंशा है ही नहीं इसको लटकाने की। हम तो लगातार सरकार को कह रहे हैं कि भैया ये राज्य आंदोलनकारियों की मांग को मानिए। अभी भी प्रवर समिति में कांग्रेस के जो विधायक है, हम तो कह रहे हैं आप दिन में 3 बार मीटिंग बुलाई, वो उसमें उपस्थित रहेंगे, हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। लेकिन सरकार की मंशा भी तो होनी चाहिए ना। अगर सरकार की मंशा होगी, सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी, सरकार की अगर ईमानदारी होगी, तो
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तराखंड में जब केंद्र सरकार का एक ऑर्डिनेंस आया है कि जो एनएच पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, जो देवालय हैं या शिक्षा के मंदिर हैं वहां पर जो है नहीं होंगी, तो इन्होंने जो है उसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी, उसके लिए नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया रातों रात। इन्होंने जो है नेशनल हाईवे को तमाम जो है स्टेट हाईवे में बदल दिया। आप बताइए, जब आप इस प्रकार का निर्णय शराब माफियाओं के हक में रातों रात ले सकते हैं, तो हमारे आंदोलनकारियों के लिए आप रातों रात, मतलब आपकी कोई चिंता ही नहीं है, आप एक टाइम फॉर्मेट में जो है उनकी मांग को नहीं मान सकते। खनन माफिया के हित में आपको, अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो सरकार जो है कोई समय नहीं लगाती, सरकार कोई भी रास्ता ढूंढ करके जो है उसके लिए नए नए तरीके ढूंढ के ऑर्डिनेंस निकाल लेती है। लेकिन आंदोलनकारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं भी इस राज्य का वासी हूं, मैं भी जो है लगातार राज्य आंदोलन से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, और राज्य आंदोलनकारी मेरे भी सभी साथी संगी, हम तो इस मामले से बड़े ही व्यथित हैं कि आखिर सरकार क्यों इसे लगातार बहानेबाजी करके लटका रही है। इसमें सरकार को दिक्कत क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये राज्य आंदोलनकारी कोई भीख थोड़े ना मांग रहे हैं, ये तो उनका अधिकार है भैया। जो लोग आज कोई मुख्यमंत्री बना हुआ, कोई मंत्री की कुर्सी पे बना हुआ, चाहे हमारे लोग हैं चाहे उनके, ये तो राज्य आंदोलनकारियों की कृपा है, शहीदों की कृपा है, जिन लोगों ने अपनी जानें इस राज्य के लिए दे दी। और आप जो है अभी भी उसमें मीन मेख निकाल रहे, बहानेबाजी ढूंढ रहे, नए नए पैतरे गढ़ के जो है इस मामले को लटकाने का काम कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि हम इसलिए समय मांग रहे हैं ताकि कहीं कोई लूप होल ना रह जाए, पूरी बेहतर तरीके से जो 10% क्षैतिज आरक्षण है वो जो है राज्य आंदोलनकारियों तक पहुंचे। देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। लगातार कोई नई मांग होती कि 4 दिन पहले कोई ज्ञापन आंदोलनकारियों ने सोमवार नई मांग कर दी, सरकार ने जो है कोई स्टडी नहीं की। अरे ये लंबी मांग है भैया, लगातार जो है आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है फिर, अगर आपने जो है उसके इफ एंड बट दूर नहीं किए हैं और फिर आप लोग जो है सरकार चला रहे हैं। कोई जो है ग्राम पंचायत के कोई प्रधान थोड़े ही बोल रहा है, आप राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी है। भाई राज्य आंदोलनकारियों से कितनी देर लगती है? प्रदीप कुकरेती जी कोई दूसरे राज्य में रहते हैं क्या? 1 घंटे में कॉल करेंगे, पूरे सुझाव लेकर के पहुंच जाएंगे। सभी के सभी राज्य आंदोलनकारियों के सुझाव आ सकते हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, जैसे झा साहब अभी कह रहे हैं कि जो है राज्य आंदोलनकारियों से कोई सुझाव शायद आपने अभी तक नहीं लिए, तो ये तो बड़ी चिंताजनक बात है और सरकार की उदासीनता है। इसका से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए, राज्य आंदोलनकारियों की अन्य मांगों के लिए कितनी गंभीर है। आप केवल जो है बहानेबाजी बना करके जो है इसको लटकाना चाहते हैं, आगे खिसकाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव क्योंकि सिर पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा दिव्य दर्शनी जी, इसी 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया था कि हम दे रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? राज्य में जो है इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार की बनी और आज भी जो है 1 साल के बाद जो है दोबारा जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, राज्य आंदोलनकारी जो है लगातार सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। तो इससे खेदजनक क्या हो सकता है? मतलब आप झूठ बोलने से, आप जो है कोई भी परपंच करने से जो है बाज नहीं आ रहे भैया। ये इतना संवेदनशील विषय है, ये कोई राजनीतिक स्तर का मुद्दा थोड़े नहीं। आप बताइए, ये आप इसको राजनीतिक पैतरेबाजी में उलझा रहे हैं। ये बहुत निराशाजनक, खेदजनक है। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभी भी मैं कह रहा हूं कि सरकार चेत जाए, सरकार अब राज्य आंदोलनकारियों की धैर्य की परीक्षा न ले और इस मामले को अगर और विलंब तक लटकाया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार को जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। केदार सिंह रावत जी, हालांकि अभी महज एक सिफारिश है जो प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से की गई है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को, लेकिन हम क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? कितना लंबा समय, कुछ तो ऐसा फिक्स्ड होगा कि इतना समय लगेगा? जैसे 2 महीने आपने बोला, वो रफली आपने बता दिया, लेकिन फिर भी एक आइडिया कुछ होगा कि कितना समय लग सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ पर मेरा मानना है और मैं जानकारी में है, तो ये जो अभी भाई प्रदीप कुकरेती की तरह के आपने स्टेटमेंट का हवाला दिया था कि वो दिवाली में जो है तोहफा मिल सकता है, तो दिवाली के आसपास भी मिल सकता है तोहफा। पिछली दिवाली की बात कर रहे हैं केदार सिंह जी, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा जो है वो इस काम को करने की है, और अगर सरकार की मंशा न होती तो विधेयक ही क्यों लेके आते सदन में?
और ये एक विवाद का मुद्दा बनाने के लिए थोड़े किसी विधेयक को लाया जाता है। अगर सरकार की मंशा थी तभी तो जो है सदन में जो है विधेयक को लाया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को, देश की जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने विधेयक जो है सदन में लाया और सदन ने प्रवर समिति का गठन कर दिया है। उसमें पहली बैठक में अगर पूरा निर्णय नहीं हो पाया तो दूसरी तीसरी बैठक में जल्दी ही जो है निर्णय हो जाएगा, ऐसी हम सब लोगों की आशा और अपेक्षा है। और निश्चित रूप से प्रवर समिति में जो हमारे पक्ष विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं वो अपनी बात रखेंगे और जल्दी ही जो है जन भावनाओं के अनुरूप, आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप जो है जल्दी ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी और इसको सदन में पारित कर लिया जाएगा। ठीक है शिषपाल जी, शॉर्ट में अपनी बात रखिए, फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में गंभीर है। अगर गंभीर होती तो ये इफ एंड बट ना लगाती और अब प्रवर समिति का कार्यकाल जो है बढ़ाने की मांग नहीं करती। सरकार की अगर मंशा है तो बिना इफ एंड बट के तत्काल जो है इस मामले को एक निश्चित समय सीमा के अंदर सुलझाए और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुसार जो है इस 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करे और राज्य आंदोलनकारियों की जो अन्य मांगे भी हैं। और इसमें मुख्य मांगे जो मैंने फिर दोहरा देता हूं, जो आश्रितों की जो है ओवर एज हो गई है, जो ओवर एज के मुहाने पर हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। उनको जो अगर 10 साल का विलंब हुआ है तो उम्र में 10 साल का रिलैक्सेशन सरकार को देना चाहिए। ये गंभीर मामला है, तभी जाके राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को, राज्य आंदोलनकारियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। प्रदीप कुकरेती जी, क्या कहेंगे? अभी सिर्फ ये सिफारिश है, अभी कोई इस पर निर्णय नहीं आया है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन आप लोगों की क्या रणनीति होगी? मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पितृपक्ष के दौरान ही 29 तारीख से शुरू है और मैं बार बार पितृपक्ष इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन शहीदों को निमित्त करते हुए ये बात मान के चल रहा हूं कि शायद उनके आशीर्वाद से हमारे मंत्रिमंडल को सद्बुद्धि आए, हमारी संसदीय उसको सद्बुद्धि आएगी और इस पितृपक्ष में ये यहाँ से विधानसभा से बाहर वो कागज निकलेगा और महामहिम के यहाँ जाकर इन नवरात्रों में जाके जहां वो आए और दिवाली के रूप में कहें, नवरात्रों के रूप में कहें, जो भी है वो हमें कहीं ना कहीं उस उपहार के रूप में मिले, ताकि उन चेहरों पे एक खुशी का चेहरा आए जिसके घर में तो 2 रोटी जिसका वो वेट कर रहा है। या तो सरकार सीधी एक लाइन में कहे कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% पुनर्बहाली नहीं मिलेगी, ताकि हम लोग अपना राहत दूसरा पकड़ लें। बिल्कुल, सुभाष झा जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस काम में बहुत देरी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें इफ एंड बट और लूप होल का बहाना चलेगा। सीधा सीधा मसला ये चाहिए था कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए, ताकि राज्य आंदोलनकारी को यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस राज्य के आंदोलन के प्रति, राज्य आंदोलनकारियों के प्रति और शहीदों के प्रति। बिल्कुल, शिषपाल बिष्ट जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि सरकार को एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है प्रवर समिति से रिपोर्ट मांगनी चाहिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण का तोहफा देना चाहिए। अगर इस मामले में अब विलंब होता है या सरकार की ओर से कोई मीनमेख निकाली जाती है, कोई बहाना बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारी और राज्य की जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये राज्य आंदोलनकारियों का अधिकार है और जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो राज्य आंदोलनकारियों की जो है शहादत पर, राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान की बदौलत ही उनको मिला है। चाहे वो किसी भी दल का इस राज्य के अंदर जनप्रतिनिधि हो, वो राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को भुला नहीं सकता। हमारी कृतज्ञता है उन शहीदों के प्रति कि हम अब प्रयाश्चित करें, जो भी विलंब इसमें हुआ है क्षैतिज आरक्षण के मामले में, उनके आश्रितों को जो है दर दर भटकना पड़ रहा है, आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सरकार अब इसमें नैतिकता दिखाए और सरकार जो है अब इस मामले में विलंब ना करे, ये हमारी मांग है। जी, केदार सिंह रावत जी, फाइनल कमेंट सर। निश्चित रूप से देर आयत किंतु दुरुस्त आयत वाली बात जो है वो होने जा रही है। सरकार ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ही जो है इस विधेयक को सदन में लाया और सदन ने जो है माननीय अध्यक्ष ने जो है प्रवर समिति का गठन किया। तो निश्चित रूप से
थोड़ा सा विलंब जरूर हो गया है, जी। क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पा रही। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि जल्दी ही, बहुत जल्दी ही, माह 2 माह में ये रिपोर्ट आ जाएगी और सदन विशेष सत्र बुलाया जाएगा या शीतकालीन सत्र में जो है ये हो जाए, विशेष सत्र में हो जाए। तो ऐसी जो है हम सबको अपेक्षाएं हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं का जो है सम्मान करते हुए शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि के रूप में जो है इसको निश्चित रूप से जो है सरकार जल्दी ही जो है पास कराए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान की जिसमें उन्होंने मांग की है, सिफारिश की है विधानसभा अध्यक्षा से और कहा है कि जो प्रवर समिति का जो कार्यकाल था खत्म होने वाला था 25 को, उसे आगे बढ़ाया जाए ताकि पूर्ण रूप से उसमें जो लूप होल्स हैं उस पर सही तरीके से काम हो और सही तरीके से 10% आरक्षण जो है आंदोलनकारियों को मिले। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जवाब विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से आता है और कितना समय लगेगा 10% क्षैतिज आरक्षण को राज्य आंदोलनकारियों को देने के लिए। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।